हमने तुम लोगों को नागरिकता पढ़ा दिया था शायद। क्यों भाई? नागरिकता से रिलेटेड किसी को कुछ भी क्वेश्चन करना हो, ना समझ में आया हो, कोई समस्या आ रही हो, तो 2 मिनट है, जल्दी से क्वेश्चन करो। नागरिकता से रिलेटेड किसी कुछ पूछना है? क्यों भाई? नागरिकता से संबंधित कुछ पूछना हो? नहीं पूछना है तो ठीक है। हमने भाग 2 के अंतर्गत नागरिकता टॉपिक पढ़ लिया था, ठीक है ना। संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है मानवी? नागरिकता से, और वो अनुच्छेद 5 से 11 तक कवर करता है, ठीक है। हमने तुम्हें बताया था कि 26 जनवरी 1950 तक, 26 जनवरी 1950 तक नागरिकता का अगर हमें देखना है कि कैसे नागरिकता मिलेगी, तो उसके लिए हम भारत के संविधान का सहारा लेंगे, ठीक है ना। लेकिन 26 जनवरी 1950 के बाद से कैसे नागरिकता प्राप्त होगी, उसके लिए हम पढ़ेंगे नागरिकता कानून, जो संसद ने कब पास किया? 55 में। नागरिकता कानून 1955, हम इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। मेरी बात समझ में आई सभी को कि नहीं? किसी को कोई समस्या हो यहाँ तक बताओ। तो नागरिकता कानून 1955 के हिसाब से 26 जनवरी 1950 के बाद नागरिकता प्रदान की जाती, ठीक है। चलो इसको पढ़ते हैं। तो हमने बताया कि नागरिकता कानून, शायद बता चुके हैं कि नागरिकता कानून 5 प्रकार से नागरिकता प्रदान करता है और 3 तरह से उसको छीन लेता है। कुल मिला के सिटीजनशिप एक्वायर करने के लिए और ये एक्विजिशन अर्थात पाने के संदर्भ में, ये टर्मिनेशन अर्थात लॉस के संदर्भ में है ना, इसको लॉस लिख देते हैं, ठीक है ना, लॉस ऑफ सिटीजनशिप। तो भारत में अगर नागरिकता प्राप्त करनी तो 5 तरीके हैं। कितने प्रकार से प्राप्त कर सकते हो? 5 प्रकार से। पहली बात, बाय बर्थ अर्थात जन्म से। सेकंड, बाय डिसेंट अर्थात वंशगत क्रम से। वंशगत जानते हो ना? चलो हम अभी वाइडली इसको डिस्कस करते हैं। थर्ड, बाय रजिस्ट्रेशन अर्थात पंजीकरण से, पंजीकरण के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं। फोर्थ, नेचुरलाइजेशन अर्थात देसीकरण से। किससे? देसीकरण से। सब में से लिख लेना, ठीक है ना, हम लिखा नहीं। और लास्ट क्या है? इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ टेरिटरी अर्थात इनकॉर्पोरेशन माने क्या होगा? समावेश से। वाइडली इसको बाद में डिस्कस करते हैं ना। 3 प्रकार से लॉस हो सकता है सिटीजनशिप का। कौन कौन से थे? पहला था क्या था? रेनंसिएशन अर्थात परित्याग से। दूसरा क्या था? टर्मिनेशन। क्या बोले? टर्मिनेशन मतलब क्या होगा? समाप्ति। और तीसरा क्या होगा? डेप्रिवेशन। मेरे समझ आई इसने? तो ध्यान रखो, नागरिकता कानून 1955 के अकॉर्डिंग 5 प्रकार से भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है और 3 प्रकार से उसको खो सकते हो, ठीक है ना। जिन 5 प्रकार से एक्वायर कर सकते हैं सिटीजनशिप को,
उसमें कौन कौन से तरीके हैं? पहला है जन्म से अर्थात बाय बर्थ, वंशगत क्रम से बाय डिसेंट, पंजीकरण से बाय रजिस्ट्रेशन, देशीकरण से नेचुरलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं इसको, और किसी क्षेत्र के समावेश से भारतीय राज्य में अर्थात इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ टेरिटरी टू इंडियन टेरिटरी। 3 प्रकार से लॉस हो सकती है। पहला रेनन्सिएशन, परित्याग करने से, टर्मिनेशन अर्थात टर्मिनेट कर दी जाए, है ना, समाप्त कर दी जाए, और डेप्रीवेशन, किसी की नागरिकता छीन ली जाए, उसको उससे वंचित कर दिया जाए, है ना। वाइडली इसके बाद पढ़ते हैं, जल्दी से इसको नोट कर लो। नोट कर लिया सभी ने? ठीक, देखो पढ़ने के जा रहे हैं हम लोग, एक एक प्रकार से पढ़ते हैं, ठीक है ना। अच्छा, सभी को ये तो ध्यान है ना कि कब कब हुए थे इसमें सुधार या अमेंडमेंट? कब हुए थे? मेन अमेंडमेंट कब हुए थे ने बताए थे? 1986 में, 1992 में, 2003 में, 5 में, 15 में और 19 में। तो भाई समझने के लिए हम थोड़ा समझाना जरूर चाहेंगे। 1986 तक हमें ये बात समझ में आने लगी, कुल मिला के 1986 का जो प्रोविजन है, जो अमेंडमेंट है, सुधार है, वो भारत में जन्म लेने वाले बच्चों से संबंधित है ना, ऐसे लोग जिनका जन्म भारत में हुआ हो, ठीक है ना। 1986 जो संशोधन हुआ वो इससे रिलेट करता है, ठीक है। 1986 के बाद 1992 का जो संशोधन था वो ऐसा था कि इसको हम आगे तो पढ़ेंगे ही, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे थोड़ा सा कि 1992 में महिलाओं के प्रति जो भेदभाव था उसको समाप्त किया 1992 के अमेंडमेंट ने, अर्थात डिस्क्रिमिनेशन जो था वीमेन के अगेंस्ट। इसको समाप्त किया गया किसमें? 1992 के संशोधन में। उसके बाद 2003 में जो संशोधन हुआ ये किससे रिलेटेड था? ये तुम्हारा रिलेट करता था इलीगल इमिग्रेंट से। किससे? इलीगल इमिग्रेंट से। इलीगल इमिग्रेंट तुम्हारे नागरिकता कानून का जो दूसरा सेक्शन है उसके 1B पार्ट में लिखा हुआ है, ठीक है ना, इलीगल इमिग्रेंट की परिभाषा, ठीक है। अभी हम बताएंगे इलीगल इमिग्रेंट क्या होता। उसके बाद जो 2005 का संशोधन जो हुआ वो OCI कार्ड के संदर्भ में हुआ, ठीक है ना, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ठीक है ना। और उसके बाद जो 2015 का हुआ ये PIO के संदर्भ में था, ठीक है ना, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के संदर्भ में इसको लाया गया। अभी आगे डिस्कस करेंगे वाइडली। और जो 2019 का संशोधन है यही तुम्हारा क्या है? CAA अर्थात सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? तो एक तरह से हमने ओवरव्यू बताया तुम्हें कि 1986 का संशोधन भारत में जन्म लेने वाले बच्चों के संबंध में है, 1992 का महिलाओं से भेदभाव के संदर्भ में है, 2003 का इलीगल इमिग्रेंट के संदर्भ में है, 2005 का OCI के लिए, 2015 PIO के लिए, और 2019 का CAA जिसको एक्ट के रूप में हमने फिर से उसमें सुधार किया, ठीक है ना। ये सारे ही एक्ट के रूप में संशोधित हुए थे, ठीक है ना। 86, 92, 2003, 5, 15 और 19 में। बीच बीच में लिखा है 87 का लिखा है, 93 का लिखा था, वो इन्हीं से रिलेटेड है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? तो फिलहाल के लिए इसको नोट करो जल्दी से। भाई सभी नोट कर लिया ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक एक करके हम सभी संशोधनों का अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। संशोधनों का अध्ययन तो मान लो बता ही दिया हमने। अब हम पढ़ेंगे ये जो नागरिकताएं जो 5 प्रकार से एक्वायर की जा सकती हैं, तो इनको एक एक करके पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो पहला तरीका क्या है नागरिकता प्राप्त करने का? वो है बाय बर्थ, है कि नहीं? अर्थात जन्म से। तो देखो जो बर्थ के द्वारा एक्वायर करने का तरीका है नागरिकता को, सिटीजनशिप को, ये सिटीजनशिप एक्ट के सेक्शन 3 में परिभाषित है। किसमें है? सेक्शन 3 में। तो सेक्शन 3 जो है सिटीजनशिप एक्ट का 1955 का, वो जन्म से नागरिकता कैसे प्राप्त की जाती है उसके प्रावधान बताता है। इसमें संशोधन किए गए बार बार, है ना। और ध्यान रखना कि ये जो संशोधन, ये जो बाय बर्थ है, ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जिनका जन्म भारत में हुआ हो, उन लोगों के लिए जिनका जन्म भारत में हुआ है।
तो ये उन पर्सन्स के लिए बॉर्न इनसाइड इंडिया, जिनका जन्म भारतीय क्षेत्र में हुआ हो। तो भाई हमने नागरिकता कानून 1955 में डिसाइड कर दिया कि जिन लोगों का जन्म भारतीय टेरिटरी में होगा, ठीक है ना, भारत के राज्य क्षेत्र में होगा, उनको भारतीय नागरिक मान लिया जाएगा। लेकिन समय के साथ साथ ये बात समझ में आने लगी 1987 में कि भाई ऐसे तो हमारे यहाँ कई इलीगल इमिग्रेंट भी आ जाते हैं, जिनके पास वैलिड पासपोर्ट नहीं होता, वैलिड वीज़ा नहीं होता है, ठीक है ना, वो ज़्यादा समय तक भारत में रह गए हों, और मान लो उनके बच्चे का जन्म भारत में हो जाए। जैसे देखा गया कि बांग्लादेश से बहुत सारे, है ना, इमिग्रेंट भारत में आए। इमिग्रेंट मतलब आव्रजक, ठीक है ना। दो वर्ड का बहुत हम ध्यान रखना तुम लोग। पहला वर्ड है क्या, इमिग्रेंट, और जो दूसरा वर्ड है वो है क्या, इलीगल। चलो इसी को एक ही पढ़ते हैं फिलहाल के लिए, क्या, इलीगल इमिग्रेंट, कि ये क्या होगा फिलहाल के लिए सीख देखो। तो इलीगल इमिग्रेंट हमने बताया कि नागरिकता कानून के आर्टिकल 2 के फर्स्ट क्लॉज के बी पार्ट में है, ठीक है ना, 21B, भूलोगे तो नहीं, किस में है ये, आर्टिकल 21B में इसको परिभाषित किया गया। सॉरी, आर्टिकल लिख रहे हैं क्या, सेक्शन 21B, कोई भूले तो नहीं यहाँ तक। भाई जैसे संविधान में अनुच्छेद होते हैं ना, ऐसे ही किसी कानून में सेक्शन होते हैं, धाराएं। नहीं मेरे समझ में आ रही, तो हम संविधान पढ़ेंगे तो हम अनुच्छेद पढ़ेंगे कि आर्टिकल 5 ये, आर्टिकल 6 ये, आर्टिकल 7 ये। लेकिन जब हम कोई कानून पढ़ेंगे, जैसे दहेज कानून है, तो उसमें सेक्शंस होंगे। आईपीसी एक कानून है ना जो संविधान के अकॉर्डिंग है, तो उसमें क्या होंगे, सेक्शन होंगे, धाराएं होंगे। तो सेक्शन 21B इलीगल इमिग्रेंट की परिभाषा प्रदान करता है, ठीक है ना। इसको कब जोड़ा गया, 2003 में, बात की बात। तो भाई 26 जनवरी 1950 तक जो नागरिकता का प्रावधान था, उसके लिए आर्टिकल 5 से 11 में व्याख्यान दिया गया कि नहीं। लेकिन 26 जनवरी 1950 के बाद से 1 जुलाई 1987 तक नागरिकता प्रदान करने का तरीका क्या था, सिटीजनशिप एक्ट। और वो सिटीजनशिप एक्ट बोलता था कि जिनका भी जन्म भारत के टेरिटरी में हुआ है वो भारत का नागरिक होगा। लेकिन समय के साथ साथ ये चीज़ समझ में आने लगी कि भाई ऐसे तो उन लोगों को नागरिकता ही मिल जा रही है जो बांग्लादेश से घुसपैठ करके आ गए हैं, ठीक है ना, या इस कंट्री से आ गए, उस कंट्री से आ गए, इलीगल है, इलीगली रह रहे हैं वो इंडिया में, उनको नागरिकता तो ऐसे मिल जा रही है, नहीं मिल जा रही है। तो इस चीज़ को जब ध्यान में लाया गया, संज्ञान में लाया गया, तो 1 जुलाई 1987 से इसका संशोधन करके इसको चेंज कर दिया गया। फिर 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2003 तक प्रावधान क्या कर दिया गया कि ऐसे बच्चे जिनके माता या पिता भारत में जन्मे हो, ठीक है ना, तो उनके बच्चों को क्या माना जाएगा, भारत का नागरिक। माता या पिता में किसी एक का जन्म भारत में हुआ तो उनको क्या माना जाएगा, भारत का नागरिक। मेरा समझ आई कि नहीं। तो यहाँ पर 2 पेरेंट वाला सिस्टम चलने लगा कि माता पिता में कोई एक भारतीय नागरिक है और बच्चे का जन्म भारत में हुआ है तो उसको भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। 1 जुलाई 1987 के पीरियड से 3 दिसंबर 2003 के पीरियड तक। इसके बाद क्या हुआ, 3 दिसंबर 2003 को फिर से इसमें संशोधन किया गया, ठीक है ना, जो अब तक कंटिन्यूअस चल रहा है। और ये क्या बोलता है, 3 दिसंबर 2003 से हमने परिभाषा दी कि अगर दोनों पेरेंट भारतीय ना भी हो सके, दोनों, यहां क्या रखा था कि दोनों माता पिता दोनों क्या होना चाहिए, भारतीय। तो फिर हुआ क्या कि भाई माता या पिता में कोई 2 पेरेंट में कोई एक भारतीय नागरिक हो, प्लस लेकिन जो दूसरा है इनमें कोई एक तो भारतीय नागरिक हो जाए, पिता जैसे नागरिक है भारत का, लेकिन जो माता है वो इलीगल नहीं रहनी चाहिए, मतलब वो इलीगल इमिग्रेंट नहीं होनी चाहिए, वो इलीगली भारत में ना आई हो, तो ऐसे व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्रदान हो जाएगी। बात समझ आई कि नहीं। पहली बात तो यहाँ पे जन्म की बात की जा रही है, तो जो बर्थ का कंसेप्ट है नागरिकता प्राप्त करने का वो सेक्शन 3 में परिभाषित है सिटीजनशिप एक्ट के। उसके बाद इसमें मेनली उनका जिक्र किया गया है जिन बच्चों का जन्म भारत में हुआ है या जिन व्यक्तियों का जन्म भारत में हुआ है।
तो 26 जनवरी 1950 से लगातार ये व्यवस्था चलती रही 1 जुलाई 1987 तक कि जिस बच्चे का जन्म भारत में हुआ है उसको क्या मिल जाएगी, भारत की नागरिकता। अब मान लो कोई विदेश से आए दंपति यहाँ भारत में ट्रैवल करने, उनका उस समय बच्चा यहाँ पे हो गया, तो बच्चे को तो भारत की नागरिकता आसानी से प्राप्त हो जा रही थी, उसको तो कुछ करना ही नहीं था। तो समय के साथ साथ समझ में आया कि ये चीज़ गलत हो रही है ना। तो 1 जुलाई 1987 को संशोधन किया गया और कह दिया गया कि माता पिता दोनों ही क्या होना चाहिए, भारतीय नागरिक, तभी नागरिकता प्रदान की जाएगी। लेकिन 3 दिसंबर 2003 को ये बात समझ में आई कि इलीगल इमिग्रेंट भी होता है। कुछ लोग क्या होते हैं, इलीगली आ जाते हैं और भारत में सब कुछ आसान था ही बनवाना, सब कुछ तो सब बनवा लिया और क्या बच्चा हो गया उनका क्या, भारतीय नागरिक। लेकिन 3 दिसंबर 2003 को इस समस्या को जब सामने पाया गया कि इलीगली भी लोग आ जाते हैं और उनको ही भारत की नागरिकता मिल जाती है उनके बच्चों को, तो उसमें बोला गया कि कोई एक भारतीय नागरिक हो माता पिता में, लेकिन जो दूसरा हो, एक तो भारतीय नागरिक हो ही ना चाहिए, लेकिन जो दूसरा है वो कम से कम इलीगल इमिग्रेंट ना हो। तो कोई एक भारतीय नागरिक हो प्लस जो अदर वन है वो इलीगल इमिग्रेंट ना हो। बात समझ में आई कि नहीं। तो इलीगल इमिग्रेंट क्या होता है, इलीगल इमिग्रेंट उसको बोलते हैं जो विदाउट वैलिड पासपोर्ट या वीज़ा के किसी दूसरे टेरिटरी में आ जाता है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं। या किसी का वीज़ा जो था वो 6 महीने के लिए वैलिड था, लेकिन वो 6 महीने से ज़्यादा समय के लिए भारत में रह रहा है, ठीक है ना। तो उस समय लोग क्या करते थे, जैसे पकड़ा जाता तुरंत क्या कर लेते थे, वो किसी से शादी कर लेते थे। किसी को पकड़ा गया, उसने अपने धर्म विशेष में या किसी जाति से उसने शादी कर ली, तुरंत उसको क्या हो जाती थी, भारत की नागरिकता मिल जाती थी। फिर उसमें क्या कहा गया कि दोनों पेरेंट्स में कोई एक भारतीय नागरिक हो, लेकिन जो दूसरा है उनमें से जो बचा हुआ वो कम से कम इलीगल इमिग्रेंट ना हो, तो फिर ऐसे उनके बच्चे को भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। मेरा समझ में आई सभी की नहीं, किसी कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक नोट कर लो। किसी को ये समस्या हो रही कि लिखें कैसे, किसको हो रही, तुम्हें आदित्य और यार अपने हिसाब से समझ के लिख लो। जैसे हमने क्या बताया यहाँ पे 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 तक जिसका भी जन्म भारत में होता था उसको भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाती थी, चाहे उसके माता पिता विदेशी हों चाहे कहीं के भी हों। जन्म भारत में हुआ बच्चे का, उसको नागरिकता मिल जाएगी भारत की। तो कितना ईजी था प्रोविज़न, है ना, नागरिकता प्राप्त करने के जन्म से। मेरा समझ रहे हो कि नहीं। मान लो कोई मॉरिशस के दंपति आए हो भारत में, उनके बच्चे का जन्म यहाँ होता है तो उसको तो सीधे सीधे सिटीजनशिप मिल गई। तो उन नॉर्म्स को टाइट किया गया। फिर क्या किया गया कि 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2003 तक ये प्रावधान कर दिया गया कि दोनों पेरेंट में कोई एक भारत में जन्मा हो या भारत का नागरिक हो। मतलब समझ आ रही बात की नहीं। 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2003 तक ये सिस्टम चलता रहा कि माता पिता में किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, तो अगर बच्चे का जन्म भारत में हो तो भारत की नागरिकता मिल जाएगी। मान लो कोई मॉरिशस के एक मेल है, उसने इंडिया के एक फीमेल शादी कर ली और उनका जो बच्चा हुआ उसको क्या होगी, भारत की नागरिकता प्रदान कर ली जाएगी। लेकिन 3 दिसंबर 2003 के संशोधन में इसको और टाइट कर दिया गया। क्या कर दिया गया नॉर्म्स, तब बोल दिया कि दोनों पेरेंट ही भारतीय होने चाहिए। क्या बोल दिया गया कि माता पिता दोनों भारतीय होने चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन नहीं भी हो पा रही तो कम से कम एक भारतीय हो और जो दूसरा है वो इलीगल इमिग्रेंट ना हो। नहीं समझ में आ रहा, अब तो आ गया समझ में। तो अपने हिसाब से लिख लो, जैसे तुम लोग को लिखना हो, तुम्हें जैसे भी उचित लगे वैसे लिख लो, ठीक है ना। सबे नोट कर लिया। हाँ, ये जरूर लिख लेना कि इलीगल इमिग्रेंट को परिभाषित किया गया है नागरिकता कानून के सेक्शन 2(1)(b) में, ठीक है ना। इलीगल इमिग्रेंट वो जिसके पास वैलिड पासपोर्ट ना हो, जो इलीगली इंडिया में प्रवेश कर गया हो, हमारे देश में प्रवेश कर गया हो, है ना, जो वैलिड पासपोर्ट की जो अवधि उससे ज़्यादा समय तक भारत में निवास कर रहा हो, ऐसे व्यक्ति को क्या बोला जाएगा, इलीगल इमिग्रेंट। ठीक है, नोट कर लिया सभी ने, बहुत अच्छी बात है भाई। अगला देखो भाई, अगली बात की जाती है वो क्या होती है, बाय डेसेंट, अर्थात वंशगत क्रम से।
और इसको नागरिकता कानून 1955 के सेक्शन 4 में परिभाषित किया गया। ठीक है ना, क्रम से 3 4 5 6 7 जैसे मैंने लिखा है ना, वो सेक्शन 3 4 5 6 7 इजिली याद हो जाएंगे। तो बाय डिसेंट उनकी बात करता है जिनका जन्म भारत से बाहर हुआ हो। ठीक है ना, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? तुम्हें नागरिकता कैसे प्रदान हो गई बताओ? वंशगत क्रम से हुई है क्या? नहीं। तुम्हें किससे हुई है? बाई बर्थ से, क्योंकि तुम सारे नॉर्म्स को फॉलो करते हो। तुम्हारे माता पिता भारत के नागरिक हैं। कोई इलीगल है मानिए तुम्हारे घर में क्या? कोई इलीगल इमिग्रेंट हो, पापा मम्मी कोई नहीं है ना ऐसा, तो इसलिए तुम्हें नागरिकता मिली है जन्म से। लेकिन कोई ऐसा बच्चा जिसका जन्म भारत के बाहर हुआ हो, तो उसको नागरिकता कैसे प्रदान की जाएगी? तो उसके लिए प्रावधान क्या थे? जो 26 जनवरी 1950 से प्रावधान था। कब तक? 10 दिसंबर 1992 तक। वो ये बोलता था कि अगर जन्म लेने वाले बच्चे का पिता अगर भारतीय नागरिक है तो उसको भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। बात समझ आ रही कि नहीं? फादर इंडियन सिटीजन होना चाहिए था। मेरी बात समझ में आई सभी को? तो ऐसा कोई बच्चा जिसका जन्म यूएसए में हो रहा है, अगर उसका पिता भारतीय नागरिक है तो उस बच्चे को नागरिकता स्वतः प्रदान कर दी जाएगी। लेकिन तुम ये बताओ, क्या पिता ही भारतीय नागरिक होगा तभी नागरिकता प्रदान करनी चाहिए? माता अगर भारतीय नागरिक है तो, अगर वो विदेश गई है तो क्या नहीं होना चाहिए? तो इसको महिलाओं के अगेंस्ट माना गया है ना, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन कहा गया। और इसमें सुधार किया गया कब? 10 दिसंबर 1992 को। तो 10 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 2004 तक इस बात को सही किया गया और बोला गया कि चाहे फादर इंडियन सिटीजन हो चाहे मदर हो, तो फादर मदर का भेदभाव खत्म कर दिया गया। दोनों में कोई भी अगर एक भारतीय नागरिक है तो बच्चे को भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? स्लैश लगा है, मतलब दोनों में कोई एक भी हो तो भी चल जाएगा, दोनों है तो कोई बात ही नहीं। ठीक है ना? तो अगर अब ये तो रहा नहीं है, अब कौन सा चल रहा है? ये चल रहा है, प्रिवेलिंग तो ये है ना। लेकिन 3 दिसंबर 2004 को एक बात और इसमें जोड़ दी गई। भाई ये चल तो रहा है कंटिन्यूसली अभी भी, लेकिन 3 दिसंबर 2004 को इसमें एक एडिशन और कर दिया गया कि जिस बच्चे का जन्म भारत के बाहर हो रहा है उसके माता पिता को तुरंत जाके इंडियन कॉन्सुलेट को, जो भारत के पदाधिकारी हैं, मतलब जो दूतावास के अधिकारी हैं, उनको जाके सूचित करना होगा विदिन 1 ईयर, 1 साल के भीतर। जैसे मान लो किसी के बच्चे का जन्म यूएसए में हो रहा है तो तुरंत इंडियन एम्बेसी जाएगा, यूएसए में जो इंडियन एम्बेसी है वहाँ जाएगा, एक कॉन्सुलेट से मिलेगा वहाँ पे। कॉन्सुलेट मतलब दूताधिकारी, दूतावास का अधिकारी, ठीक है ना। उस कॉन्सुलेट को वो 1 साल के अंदर, बच्चे के जन्म लेने के 1 साल के भीतर बता देगा वो कि हमारे बच्चे का जन्म यहाँ पे हुआ है और हम इसका रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं क्योंकि मेरा बच्चा, हम चाहते हैं कि भारतीय नागरिक हो, क्योंकि हम भी भारतीय नागरिक हैं। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं? तो 3 दिसंबर 2004 क्या हुआ कि विदिन 1 ईयर इंडियन कॉन्सुलेट को यह सूचना देनी थी, ठीक है ना। और बच्चे का क्या कराना था? होने वाले बच्चे का, उस चाइल्ड का क्या करना था? रजिस्ट्रेशन। किस लिए? फॉर द चाइल्ड टू बी एन इंडियन सिटीजन, ठीक है ना। क्योंकि हम चाहते थे कि हमारे बच्चे का नागरिकता कैसी हो? भारतीय हो, क्योंकि हम भारतीय नागरिक, हम यहाँ रह रहे हैं बस खाली, ठीक है ना। और हमारे जब बच्चे का जन्म अगर भारत के बाहर हुआ है तो हम 1 साल के भीतर बच्चे के जन्म लेने के इंडियन कॉन्सुलेट को ये सूचना प्रदान करेंगे कि हमारा ये बच्चा है और हम इस अंडरटेकिंग के साथ कि हम इसको भारत की नागरिकता प्रदान कराना चाहते हैं, हम उसका नागरिकता पंजीयन में रजिस्ट्रेशन करवा देंगे, ठीक है। नागरिकता के लिए उसका क्या करवा देंगे? रजिस्ट्रेशन। अंडरटेकिंग लेनी होती, क्या लेनी होती? अंडरटेकिंग, कि हाँ ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारा ही बच्चा है जिसका हम करवा रहे हैं ये रजिस्ट्रेशन, ठीक है। सभी समझ में आ गया? एक बार हम रिवाइज कर देते हैं। तो बाय डिसेंट अर्थात वंशगत क्रम से, ये अधिकतर उन लोगों के लिए है जिनका जन्म भारत के बाहर हुआ हो। तो भारत के बाहर जन्म लेने वालों के लिए प्रावधान क्या था? 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 तक
जब तक सुधार नहीं कर दिया गया 92 में। तब तक ये बस था कि अगर बाहर जन्म लेने वाले बच्चे के पिता अगर भारतीय हैं, अगर पिता भारतीय नागरिक हैं तो बच्चे को भारतीय नागरिक स्वतः ही मान लिया जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आई कि नहीं। दूसरी बात, 10 दिसंबर 1992 को संशोधन इसलिए किया गया क्योंकि पहले भाई फादर को इंडियन सिटीजन माना जाता था तो बच्चे को मान लिया जाएगा, लेकिन अगर मदर इंडियन सिटीजन हुई इस समय तक तो उस बच्चे को भारत का नागरिक नहीं माना जाता था। लेकिन 10 दिसंबर 1992 को प्रावधान कर दिया गया कि फादर या मदर में कोई भी अगर भारतीय नागरिक है तो जो बाहर बच्चे का जन्म अगर जिसका हुआ है उसको भारतीय नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। यही चल रहा था, लेकिन 3 दिसंबर 2004 को इसके नॉर्म्स टाइट कर दिए गए। उसमें क्या बोल दिया गया कि जिस बच्चे का जन्म भारत के बाहर हुआ उसके माता या पिता में कोई एक भारतीय होना चाहिए। पहली बात तो भारतीय मतलब भारतीय नागरिक, और साथ ही साथ उनकी जिम्मेदारी है वो ये अंडरटेकिंग लेंगे, उनको ये बीड़ा उठाना है कि वो तुरंत ही भारतीय दूतावास में संपर्क करें और अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन करवा दें भारतीय नागरिकता के लिए। समझ में आ गया सभी? कोई भूले तो नहीं यहाँ तक? किसी कोई डाउट हो तो बताओ, जल्दी से नोट कर लो। ठीक है, रब कर दें अब। अगली बात करेंगे किसकी? बाय रजिस्ट्रेशन। अर्थात पंजीकरण द्वारा। और ये किसमें सेक्शन में आएगा? सेक्शन 5 में। सेक्शन 5 नागरिकता कानून का बोलता है पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के तरीके। ठीक है, कि किस प्रकार से पंजीकरण करा के हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो देखो, इसके लिए PIO कार्ड जारी किए जाते हैं। कौन से कार्ड? PIO कार्ड। ये PIO कार्ड पहले या तो इसमें सम कैटेगरीज की बात की गई है। किसकी? सम कैटेगरीज की। ऐसी कैटेगरीज की बात की गई है कि वह व्यक्ति जिसके माता पिता में से किसी का जन्म, माता पिता में किसी का भी जन्म अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ था। किसमें? अनडिवाइडेड इंडिया। ध्यान रखो, जब भी हम अनडिवाइडेड इंडिया की बात करते हैं तो हम उस इंडिया की बात करते हैं जो 1935 के भारत शासन के अधिनियम के अंतर्गत आता था। ठीक है, जो भी टेरिटरी उस समय 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अकॉर्डिंग भारतीय राज्य क्षेत्र का हिस्सा थे, उन सभी को क्या बोलते हैं? अनडिवाइडेड इंडिया। तो माता पिता में से किसी का भी एक का जन्म अगर अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ था, ठीक है ना, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? तो ऐसी कुछ कैटेगरीज के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। वो लोग रजिस्ट्रेशन करा देते हैं अपना और उनको नागरिकता प्रदान कर दी जाती है। इसके लिए लेकिन कई शर्तें भी हैं। ठीक है ना, और ये शर्तें हम आगे PIO कार्ड के माध्यम से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है ना, पहले हम तुम्हें बताने जा रहे हैं कि PIO क्या होते हैं। ठीक है ना, ये व्यवस्था PIO की 2005 में लागू की गई थी। कब से? 2005 में। इतनी मेरी बात समझ में आ रही सभी को? कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे? तो कुछ ऐसी कैटेगरीज जिनमें से कोई व्यक्ति जिसको नागरिकता प्राप्त करनी है, उसके माता या पिता या दादा या दादी में किसी का भी जन्म अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ था। ठीक है ना, उस व्यक्ति के माता पिता, दादा दादी या परदादा परदादी में किसी का भी जन्म अगर अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ था तो उसको भारतीय मूल का व्यक्ति माना जाता है। क्या माना जाता है? भारतीय मूल का व्यक्ति, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। समझ रहे हो कि नहीं भाई? उसका ओरिजिन क्या है भाई? वो इंडिया में उसके माँ बाप या दादा दादी हो या उसके परदादा परदादी रहे होंगे, तभी तो भारतीय मूल का है। जैसे USA की अब उपराष्ट्रपति बनने वाली हैं, क्या नाम है उनका? कमला हैरिस। तो उनके माता पिता या किसी में उनका जन्म किसी का भारत में हुआ था? माता का हुआ था कि नहीं हुआ था? तो भारतीय मूल की हैं, नहीं है क्या? वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। वो अलग है कि उन्होंने नागरिकता कहाँ की प्राप्त कर रखी है? अमेरिका की। वो USA की नागरिक हैं। USA में क्या व्यवस्था है कि जो व्यक्ति
यूएसए में बॉर्न है, वही व्यक्ति यूएसए का राष्ट्रपति बन सकता है। बात समझ रहे हो कि नहीं? अपने यह चीज़ क्लियर नहीं है, मेरा समझ रहे हो कि नहीं? किसी कोई दिक्कत? नागरिकता प्रदान अगर किसी को भी कर दी जाती है या नागरिकता किसी ने भी प्राप्त कर ली है, वो कहीं भी रहो पहले, वो सब कुछ कर सकता है भारत में नागरिक बनने के बाद। जो अधिकार तुम्हें प्राप्त है वो उसको भी प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन यूएसए में क्या है, अगर कोई यूएसए में नहीं जन्म लिया है जिसने, वो कभी भी आगे राष्ट्रपति नहीं बन सकता, उपराष्ट्रपति नहीं बन सकता। बात समझ में आ रही कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? तो हम पीआईओ की बात अब इसके बाद करने जा रहे हैं, ठीक है ना। डिफरेंस बताएंगे हम तुम्हें, पीआईओ, ओसीआई और एनआरआई में क्या डिफरेंस होता है। पहली बार मैंने बात की थी उस दिन क्लास में, ठीक है ना। इन सभी को समेकित रूप से हम इंडियन डायस्पोरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडियन डायस्पोरा। चलो इसको जल्दी से नोट कर लो। तो यहाँ ध्यान रखना कि रजिस्ट्रेशन में कुछ ऐसी कैटेगरीज जिनमें से व्यक्ति के माता पिता, दादा दादी, परदादा परदादी में से किसी का भी जन्म अनडिवाइडेड इंडिया में अगर हुआ था, तो ऐसे व्यक्ति को भारतीय मूल का व्यक्ति माना जाता है और वो अपना पंजीकरण करा सकता है ना, नागरिकता के लिए। इसके कुछ नॉर्म्स भी, हम नॉर्म्स इसके बाद बताते हैं। जल्दी से इसको लिख लो, यहीं पर रख करके लिखते हैं फिर हम। नोट कर लिया सभी ने? देखो अब तो हम बताने जा रहे हैं कि इन कैटेगरीज में कौन कौन आएगा। जैसे हमने एक तो पीआईओ की बात करी, ठीक है ना, मतलब उन व्यक्तियों की हम बात करेंगे जो भारत के नागरिक नहीं हैं और वो रजिस्ट्रेशन करा के भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कौन कौन से लोग आते हैं उनका डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है ना। तो पहले तो समझ लो कि भारतीय डायस्पोरा जो होता है, इंडियन डायस्पोरा, उसके 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन से 3 भाग हैं इंडियन डायस्पोरा के? इंडियन डायस्पोरा जानते हो ना? बता रहे हैं क्या होता है, डोंट वरी। इसकी 3 कैटेगरी है, ठीक है ना। पहली जो कैटेगरी है वो होती है एनआरआईज की। किसकी होती है? एनआरआई की। पूरा लिख देते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियंस। दूसरी जो कैटेगरी है वो है क्या? PIO, दैट मीन्स पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। हिंदी में लिखना हो तो भारतीय मूल के व्यक्ति, ठीक है ना। और तीसरी कैटेगरी है वो है क्या? OCI, दैट मीन्स ओवरसीज सिटीजन्स, यार है ना, ऑफ इंडिया। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? क्यों भाई, यहाँ तक किसी कोई समस्या तो नहीं है? तो एनआरआई में वो लोग आते हैं जो भारत के नागरिक हैं। कौन से व्यक्ति हैं? जो भारत के नागरिक हैं। ये भारत के नागरिक हैं, लेकिन ये किसी वजह से कहाँ चले गए? बाहर चले गए काम करने के लिए, और वहाँ एक अधिक समय तक वहाँ भारत के बाहर रह रहे हैं, ठीक है। वहाँ काम कर रहे हैं किसी तरीके से, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई है ना ऑटो ड्राइवर है। तुमने देखा हो कई मूवीज दिख जाता है, जैसे तुमने वो देखी होगी डेडपूल, उसमें एक इंडियन व्यक्ति होता है कि नहीं होता है? उसकी गाड़ी चला रहा होता है। कोई बात नहीं, देख लेना, ठीक है ना। तो ऐसे व्यक्तियों को बोलते हैं नॉन रेजिडेंट इंडियंस, ठीक है ना। ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं? भारत में नहीं रहते हैं, लेकिन होते क्या हैं? भारत के नागरिक ही। मेरा समझ रहे हो कि नहीं? अच्छा, नॉन रेजिडेंट इंडियंस में कई बार ऐसा क्या होता है कि वो भारत के बाहर जिस देश में रह रहे होते हैं वहाँ की नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसे में क्या होता था? उनको वोट देने का अधिकार नहीं होता था, ठीक है ना। लेकिन अब वो अधिकार उनको दे दिया गया। मेरा समझ में आ रही सबको कि नहीं? क्यों, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत तो नहीं? तो इसमें तुम इतना लिखोगे, ये सभी लोग क्या हैं? भारतीय हैं, लेकिन किसी वजह से कहाँ रह रहे हैं? भारत के बाहर। बात समझ में आ गई इतनी कि नहीं? कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को नहीं? ये जो पीआईओ होता है इसको बोलते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। हमने अभी बात करी कि जिस व्यक्ति का भी जन्म अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ हो, मतलब जो 1947 के पहले का भारत था उसमें हुआ हो, ऐसे व्यक्तियों को क्या बोला जाएगा? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन की पहचान करने के लिए उन लोगों को एक कार्ड प्रदान किए जाते हैं जिनको पीआईओ कार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीआईओ कार्ड। 2005 से ये प्रदान किए जा रहे हैं।
कब से? 2005 से प्रदान किए जाते हैं। किनको प्रदान किए जाते हैं? अच्छे समझ लो, जैसे हमारा ये इंडिया है, ठीक लग रहा है ना जी? अभी सही हो जाएगा, रुको तो यार। अब सही है, चलो जैसा भी। अब सही है, चलो ठीक है, जैसा भी है इसी से काम चला लो। तो क्या ये हमारे, देखो इधर एक पड़ोसी देश है, क्या नाम है? ये तुम्हारा रहा पाकिस्तान, ठीक है ना। उसके बाद इधर क्या पड़ता तुम्हारा? ये पड़ता तुम्हारा ईरान, पड़ता है कि नहीं? ऊपर तुम्हारा क्या है? अफगानिस्तान, थोड़ी सीमा मिलती है यहाँ पे, ठीक है ना। इसके बाद तुम्हारा इधर क्या है? तो ऐसे व्यक्ति जिनको अनडिवाइडेड इंडिया का मतलब, ऐसे कंट्रीज जो अनडिवाइडेड इंडिया में आते थे, कुछ उसमें ऐड भी हैं, जैसे ईरान है, ठीक है ना। और तुम्हारा क्या हो गया यहाँ पे? तुम्हारा हो गया अफगानिस्तान, हो गया पाकिस्तान, हो गया, ठीक है ना। इसके बाद तुम्हारा यहाँ पे क्या हो गया? नेपाल हो गया, ये हो गया। ये तुम्हारा क्या हो गया? बांग्लादेश हो गया। और ये तुम्हारा क्या हो गया? श्रीलंका। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं? और तिब्बत इसका है पार्ट की नहीं? तिब्बत नहीं, ठीक है ना। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, ईरान। अच्छा भूटान तो रह गया है ना, ये तुम्हारा क्या है? भूटान। ध्यान रखना कि ये सभी क्या थे? एक समय भारत के हिस्से थे, ठीक है ना। तो ऐसे सभी व्यक्तियों को क्या भारतीय मूल का माना जाता है। इन सभी को हम क्या प्रदान करते थे? पीआईओ कार्ड। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? पीआईओ कार्ड किनको मिलेंगे? कि जो पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका के व्यक्ति थे कभी, ठीक है ना। चीन का नाम लिया हमने? नहीं, तो चीन नहीं होगा। तो इन सभी के व्यक्तियों को पीआईओ कार्ड प्रदान किए जाते हैं, क्योंकि एक समय भारत के हिस्से रहे थे कभी ना कभी। लेकिन जो व्यक्ति है वो अब यहाँ ना रह रहा हो, कहाँ रह रहा हो? यहाँ के बाहर, किसी अन्य देश में। तो ऐसे व्यक्तियों को हम क्या प्रदान करते थे? पीआईओ कार्ड। पहले क्या होता था? पीआईओ कार्ड की वैलिडिटी 15 वर्ष होती थी। कितनी वैलिडिटी होती थी? 15 वर्ष की वैलिडिटी होती थी इसकी। और 15 वर्ष की वैलिडिटी रहते रहते अगर कोई व्यक्ति 7 वर्ष तक भारत में रहे, जिस व्यक्ति के पास पीआईओ का कार्ड है, अगर वो 7 वर्ष भारत में रह रहा है तो उसको भारत की नागरिकता अपने आप ही प्रदान कर दी जाती थी। पहले तो पीआईओ कार्ड क्यों मिलेगा? कि उसके दादा दादी या वह या उसके माता पिता, है ना, अनडिवाइडेड इंडिया के पार्ट थे, इसीलिए उसको पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड प्रदान किया गया। उसका दूसरी नॉर्म क्या है? कि 15 वर्ष की वैलिडिटी होती थी पीआईओ कार्ड की, 2005 से प्रदान किए जाते थे, ठीक है ना। और 7 वर्ष तक जो व्यक्ति रह रहता था भारत में, उस व्यक्ति को क्या भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाती थी। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना। इसके बाद बात की गई किसकी? ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया की। तो इसमें क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति, ठीक है ना, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये जो दोनों कंट्रीज है ना, इनको प्रदान नहीं किए जाते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? पहले पीआईओ कार्ड प्रदान किया जाता था, अब इसको क्या कर दिया गया है? ओसीआई। कुल मिला के पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो नागरिक हैं, ठीक है ना, उनको ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया का दर्जा नहीं दिया जाता, ठीक है ना। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? किसको? बाकी सबको मिल सकता है जो बचे बाकी, ठीक है ना। तो इसकी 15 वैलिडिटी होती थी, इसकी वैलिडिटी क्या होती? आजीवन।
मतलब अगर एक बार ये प्रदान कर दिया गया OCI कार्ड तो हमेशा के लिए तुम क्या हो गए, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। लेकिन ये व्यक्ति हैं कैसे अब, विदेशी, अब ये भारत में नहीं रहते हैं, भारत में नहीं रहते हैं ठीक है, लेकिन पाकिस्तान बांग्लादेश में ना रहते हो कम से कम, ठीक है ना। तो पाकिस्तान बांग्लादेश से रिलेटेड करते हैं तो उनको OCI कार्ड प्रदान नहीं किया जाता। OCI कार्ड की वैलिडिटी आजीवन होती है, और इसमें से भी अगर कोई व्यक्ति 5 वर्ष तक भारत में रह जाए, ये कंडीशन 2019 से चालू हो गई, 5 वर्ष तक अगर व्यक्ति भारत में रह जाए तो उसको भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। समझ रहे हो कि नहीं, OCI कार्ड उसको मिल जाएगा, ठीक है ना, 5 वर्ष तक रहना होता है, ठीक है ना। और दूसरी बात ये होती है कि कृषि और जो बागान का क्षेत्र होता है ना, ऐसे व्यक्ति इसमें जमीन नहीं खरीद सकते। जिनके पास भी OCI कार्ड है वो 5 वर्ष तक भारत में रहने के बाद भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो एक अलग चीज हो गई। लेकिन जिनके पास भी OCI कार्ड है वो 5 वर्ष तक भारत में नहीं रहते हैं, लेकिन OCI कार्ड तो मिल ही सकता है उनको, लेकिन OCI कार्ड मिलने के बावजूद भी वो कृषि और बागान के क्षेत्र में जमीन नहीं खरीद सकते हैं भारत में, बाकी सब सारे फायदे उठा सकते हैं जो भारत का नागरिक उठाता है, ठीक है ना। समझ गए सभी लोग, किसी कोई दिक्कत यहाँ तक। तो इसीलिए जो PIO कार्ड जिसकी हमने बात की सम कैटेगरीज की, उस कैटेगरी का हिस्सा यही होगा। इसकी कंडीशन हम पढ़ लेंगे इसके बाद रजिस्ट्रेशन वाली। इसमें किसी कोई डाउट हो तो बताओ, जिसको भी इसमें कोई डाउट हो तुमसे पूछ लो, फिर से हम बता देंगे। ये सारे कंट्रीज तुम्हें लिखने हैं, यहाँ पे ध्यान रखना, मेरा समझ रहे हो कि नहीं। क्यों, इसमें चीन और बढ़ा लेना, चीन भी होता है, ठीक है ना, चीन वालों को ही मिलते थे OCI कार्ड, चीन है। तो देखो सही से लिखना, अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, चीन, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका, इन सभी के जो नागरिक हैं, ठीक है ना, इन सभी का अगर हिस्सा थे व्यक्ति तो उनको क्या दिया जाता है, PIO कार्ड। मेरा समझ रहे हो कि नहीं। 15 वर्ष तक उसकी वैलिडिटी होती थी। अगर उसमें से भी कोई व्यक्ति 7 वर्ष तक भारत में लगातार रह रहा है तो ऐसे व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती थी, ठीक है ना। अब PIO कार्ड देने बंद कर दिए गए, कौन सा दिया जाता है, OCI कार्ड, ठीक है, डायरेक्ट अब OCI कार्ड ही मिलता है। और इसमें नॉर्म्स सरल कर दिए हैं, 7 वर्ष से क्या कर दिया गया, 5 वर्ष, कार्ड की वैलिडिटी 15 वर्ष से बढ़ा कितनी कर दी गई, आजीवन। नोट कर लो। देखो इसमें बेसिक डिफरेंस ये है कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के जो कार्ड मिलते थे वो उन व्यक्तियों को मिलते थे, तुम्हें इनसे समझ में आ रहा होगा इन देशों को देख के, क्योंकि ये सारे हिस्से कब का पार्ट हैं, भारत 1935 के अधिनियम के अधीन जो भारत था। और ये दोनों जो है ना, ये कब का पार्ट है, जब 1955 में नागरिकता कानून बनाया गया तब ये चीज़ रखी गई। तो ध्यान रखना, OCI कार्ड उनको प्रदान किए जाते हैं जो 1955 के अधिनियम के तहत भारत के बाहर रह रहे हों, विदेशी हों। बात समझ में आ रही कि नहीं, भूलोगे तो नहीं कोई भी, ठीक। तो उसमें लिख ले, किसी को लिखने में कोई दिक्कत हुई तो बताओ, तुम्हें चित्र नहीं बनाना, नक्शा ना बनाओ, लिख लो बस खाली, है ना, कि इन देशों के लोगों को, अब तो ये बंद ही हो गए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। रब कर दें, रब कर दें। तो NRI, PIO और OCI में डिफरेंस समझ में आ गया सभी को। किसी को भी कोई डाउट यहाँ तक हो तो बताओ। क्यों भाई, नहीं है ना, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद हम इसके नॉर्म्स लिख दे रहे हैं, सभी लोग नॉर्म्स लिख लो जल्दी जल्दी से, ठीक है ना, नॉर्म्स लिख लो, ऑन करो जल्दी से, देखो सभी लोग। तो एक ऐसा व्यक्ति, लिख लो जल्दी लिख डालो। तो देखो पहली कंडीशन क्या है कि भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो एप्लीकेशन के देने के पहले, मान लो रजिस्ट्रेशन कराना है उसको, तो एप्लीकेशन देने के पहले 7 साल भारत में रहा हो, 7 वर्ष तक भारत में रहा हो। दूसरी बात, ऐसा भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति जो अनडिवाइडेड इंडिया के बाहर किसी कंट्री में रह रहा हो। अनडिवाइडेड इंडिया में जो कंट्री आएंगे उनकी बात हमने PIO कार्ड में लिखा दी, ठीक है। तीसरी बात, एक ऐसा व्यक्ति जो इंडियन सिटीजन से मैरिड हो, ठीक है ना, और वो इस समय भारत में रह रहा हो, ठीक है ना। तो रजिस्ट्रेशन जब वो कराने जाएगा उसके पहले वो एप्लीकेशन देने के 7 साल पहले से भारत में रह रहा हो। ऐसे इंडियन सिटीजन जिनके बच्चे का जन्म बाहर हो, ठीक है ना, उनके माइनर चिल्ड्रन, तो उनको भी क्या प्रदान कर दी जाती, पंजीकरण के द्वारा नागरिकता। पंजीकरण तो कराना होता है। सब लोगों ने लिख लिया कि नहीं,
तो जल्दी से यहाँ तक नोट कर लो। पॉज। तो देखो इसके बाद की कंडीशन 3 और बची हैं, वो हम लिखाते हैं जल्दी से, ठीक है ना। देखो अगली लिख लो, उसमें 3 लिखा दिए थे हम ना, 4th नंबर लिखो। अ पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी whose parents are registered as a citizen of India, ठीक है ना। बातें मत करो, ये लिख लो, ऑन कर दिया ना, ठीक है, नोट करो। किसी को समझ में आ रहा तो पूछ लेना, ठीक है। ये OCI समझ गए ना, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। कोई भी अगर OCI है, ठीक है ना, मेरा समझ रहे हो कि नहीं, और अगर वो 5 साल तक भारत में रह ले, कितने वर्ष तक, 5 वर्ष तक, 5 वर्ष तक भारत में रहे, और जब जिस दिन एप्लीकेशन दे उस दिन से 1 साल पहले तक लगातार भारत में रहा हो, 5 साल तो कभी भी रहा हो, लेकिन एप्लीकेशन देने से 1 साल पहले से लगातार भारत में रह रहा हो, उसको भी भारत का रजिस्टर्ड सिटीजन मतलब सिटीजनशिप दी जा सकती, ठीक है, वो रजिस्ट्रेशन अपना करा सकता है। रजिस्ट्रेशन लिखा है, ठीक है ना। किसी कोई समस्या हो रही तो बताओ, हिंदी में बोलना तो हिंदी में बोल दें, लिख लोगे ना। तो देखो 4th कंडीशन क्या है कि फुल एज और कैपेसिटी का वो व्यक्ति जिसके माता पिता भारत के सिटीजन के रूप में रजिस्टर्ड हो, उसको भारत की नागरिकता के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकता है वो, ठीक है ना, उसको दी जा सकती। ये वो शर्तें हैं जिनके तहत कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रेशन के द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकता है। तो तुम्हें तो रजिस्ट्रेशन ही कराना है ना,
नागरिकता देने का काम तो मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री का है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? इसके बाद ऐसा व्यक्ति जो अपनी मतलब जो इस एज का हो, उस कैपेसिटी का हो, जिसके माता पिता या वो व्यक्ति अनडिवाइडेड इंडिया का पार्ट रहे हों और कम से कम 5 साल तक वो एप्लीकेशन देने से पहले भारत में रहा हो, उसको भारत का रजिस्ट्रेशन करा सकता हो सिटीजनशिप के लिए। और लास्ट कंडीशन क्या है एफ? एक ऐसा ओवरसीज सिटीजन जो 5 साल तक भारत में निवास जिसने किया हो और एप्लीकेशन देने के ठीक 1 साल पहले से लगातार भारत में निवास कर रहा हो। तो ये 6 कंडीशन है जिनके तहत भारत का नागरिक बन सकता है वो। मेरी बात समझ में आई सभी को कि नहीं? किसी कोई दिक्कत है? क्यों भाई? तो हम बोल दे रहे हैं पहली कंडीशन क्या थी कि एप्लीकेशन देने के 7 वर्ष पहले से वो व्यक्ति कहाँ रहा हो? भारत में। और वो भारत का क्या होना चाहिए? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होना चाहिए। एक ऐसा PIO जो 7 वर्ष तक भारत में रहा हो, वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। दूसरी कंडीशन, अनडिवाइडेड इंडिया के आउटसाइड कोई ऐसा PIO जो अनडिवाइडेड इंडिया के आउटसाइड रह रहा हो, वो व्यक्ति रजिस्ट्रेशन करा सकता है। तीसरी कंडीशन क्या थी? एक ऐसा व्यक्ति जिसकी इंडियन सिटीजन से विवाह हुआ हो, एक ऐसा व्यक्ति जिसका इंडियन सिटीजन से विवाह हुआ हो और वो 7 वर्ष तक भारत में रहा हो, उसको मिल सकती। 3 वो हो गई। चौथी तुम्हारी, अ पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी हुज पेरेंट्स आर रजिस्टर्ड एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। अ पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी हु और ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स वर सिटीजन ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया एंड ही इज करंटली रिजाइडिंग इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 5 years। एंड लास्ट कंडीशन, एन OCI, मतलब ऐसा व्यक्ति जो ओवरसीज सिटीजन हो इंडिया का। समझ रहे हो ना? ओवरसीज सिटीजन क्या होते हैं? पाकिस्तान और बांग्लादेश के अलावा कहीं पर भी भारत के बाहर रहते हो, वो सभी क्या बोले जाते हैं? OCI। PIO, जो PIO थे उन्हीं को OCI बोलते हैं। ये लोग अब विदेश में रहने लगे हैं, कल मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। तो ऐसा OCI जो 5 वर्ष तक भारत में रहा हो और एप्लीकेशन देने के 1 वर्ष पहले से लगातार भारत में रह रहा हो, वो भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। तो इन 6 तरीके से तुम भारत की नागरिकता के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। ठीक है ना? किसी कोई दिक्कत है भाई? किसी कोई समस्या आ रही हो? पूछना है कुछ? बताओ। ठीक है, अच्छा नोट कर लो जल्दी से। चलो ठीक है, वो बाद में डिसाइड करेंगे। ठीक है ना? पहले आगे पढ़ते हैं, नहीं तो ये कल का फिर आज भी नहीं हो पाएगा ना। लग रहा है कम वो कम नहीं, काफ़ी है। चलो देखो, तो हमने ये पढ़ा क्या? सेक्शन 5 पढ़ लिया था। अब सेक्शन 6 पढ़ेंगे। ठीक है ना? सिटीजनशिप एक्ट का। तो सेक्शन 6 बोलता है बाय नेचुरलाइजेशन, अर्थात देसीकरण द्वारा। तो ये देसीकरण कैसे किया जाता है? कैसे नागरिकता मिल सकती है इससे? और ये सेक्शन क्या है? 6। सिटीजनशिप एक्ट का सेक्शन 6 नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने की बात कहता है। तो इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? तो पहली जो इम्पॉर्टेंट कंडीशन है इसके लिए वो ये होनी चाहिए कि वो जिस व्यक्ति को देसीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करनी है वो पहले तो ऐसे किसी कंट्री का पार्ट नहीं होना चाहिए जहां पर इंडियंस को नागरिकता प्रदान ही नहीं की जाती। क्या कहा मैंने? वो व्यक्ति किसी ऐसे देश का सिटीजन नहीं होना चाहिए जहां पर भारतीयों को नागरिक बनने से रोका जाता है, या जहां पर कोई भारतीय नागरिक नहीं हो सकता, जहां पर कोई भारतीय वहां का नागरिक नहीं हो सकता। तो ऐसे व्यक्ति को नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा नागरिकता प्रदान नहीं की जाती। दूसरी कंडीशन क्या होती? दूसरी कंडीशन ये होती है कि अगर ऐसे व्यक्ति को अगर भारत की नागरिकता प्राप्त करनी है तो उसको अन्य जितनी उसकी जितनी भी नागरिकताएं जहाँ की भी हैं वो उसको त्याग करनी पड़ेंगी। अच्छा, देसीकरण का मतलब समझ में आ रहा है? भाई हम USA में रहते हैं, एक दिन में भारत के बारे में बड़ी विख्यात चीज़ें सुनी, हमें उनकी संस्कृति से बड़ा प्रेम हो गया और हम वहाँ पहुँच गए। हमने कहा कि हम इसी देश के नागरिक बनना चाहते हैं। ना मेरे माता पिता यहाँ के थे, ना हम PIO हैं, ना हम OCI हैं, ना हम NRI हैं, हम कुछ भी नहीं इंडिया के संदर्भ में, हमारा कोई रहा ही नहीं कुछ भी संबंध भारत से, हमें फिर भी नागरिकता चाहिए। तो उसके लिए नेचुरलाइजेशन प्रोसेस है।
नेचुरलाइजेशन का मतलब ही क्या हुआ कि हम इस देश के नागरिक बनना चाहते हैं, तो उसके लिए जो कंडीशन है वो बता रहे हैं। ठीक, तो पहली कंडीशन तो ये है कि वो ऐसे किसी कंट्री का पार्ट नहीं होना चाहिए जहां पर भारतीयों को नागरिक नहीं बनने दिया जाता। दूसरी चीज, वो जब भी भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहे तो इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, और इसी वजह से उसको अपनी पूर्व की जितनी भी नागरिकताएं हैं जहां जहां की भी उसने ले रखी हैं वो सभी उसको रिनाउंस करनी पड़ेंगी, छोड़नी पड़ेंगी। तीसरी कंडीशन क्या है, मतलब तीसरी कंडीशन ये भी होती कि जिस दिन उसने रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन दी हो, जिस दिन उसने नेचुरलाइजेशन की एप्लीकेशन दी हो, उस दिन से कम 1 वर्ष तक लगातार वो भारत में रहा हो, एक चीज। दूसरी बात, पिछले 14 वर्षों में कम से कम 11 वर्ष भारत में रहा हो, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई सर्विस की हो उसने। समझ रहे हो कि नहीं? दोनों में कोई भी चीज की हो, दोनों मिल सकती है उसको। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? इस पॉइंट में किसी कोई तकलीफ हुई हो तो बताओ भाई, फिर से बोल दें। तो ध्यान रखो कि जिस व्यक्ति को नागरिकता चाहिए उसने अपनी एप्लीकेशन देने के 1 वर्ष पूर्व से लगातार भारत में वो रहा हो, डेट ऑफ एप्लीकेशन से 1 साल पहले से, मतलब 12 मंथ से कंटिन्यूअसली वो भारत में रह रहा हो। दूसरी बात, पिछले 14 वर्षों में कम से कम 11 वर्ष वो भारत में रहा हो, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई सर्विस करता रहा हो। क्लियर होगी बात कि नहीं? तो 4 पॉइंट हो गए। 5वां पॉइंट क्या, सबसे इंपॉर्टेंट है एक तरह से, उसका कैरेक्टर कैसा होना चाहिए? गुड, अच्छा कैरेक्टर होना चाहिए। अगली कंडीशन क्या है, 8th शेड्यूल में जितनी भी लैंग्वेज हमारे यहाँ दी गई, कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं हैं, तो उन 22 भाषाओं में किसी एक भाषा का उसको ज्ञान होना चाहिए। और लास्ट कंडीशन क्या है कि उसको ये प्रमाणीकृत करना होगा कि वो भारत में रहना चाहता है, ये नहीं नागरिकता प्राप्त करने के बाद से गायब, पता ही नहीं चल रहा है। दैट मीन्स ही इंटेंड्स टू बी अ सिटीजन एंड फॉर दिस he has to provide a certificate for his intention to living in India. क्लियर? कोई डाउट तो नहीं किसी को? तो ये सारी कंडीशन हम लिख दे रहे हैं, जल्दी से नोट कर लो। फिर से बोल दें एक बार, जो चाहते हैं बोल दें, यदि हाथ खड़ा करें बोल देते हैं। तो पहली क्या है कंडीशन, क्यों अनवी? पहली कंडीशन क्या कि वो किसी ऐसे देश का नागरिक नहीं होना चाहिए जहां पर भारतीयों को नागरिक बनने से मनाही है। दूसरी चीज, उसने अन्य किसी देश की नागरिकता त्याग दी हो, उसने छोड़ दी हो स्वेच्छा से। तीसरी कंडीशन कि जिस दिन एप्लीकेशन दी हो उस एप्लीकेशन देने के 1 साल से लगातार वो भारत में रह रहा हो या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सर्विस कर रहा हो। चौथी कंडीशन जो इसी का पार्ट है, थर्ड कंडीशन का, कि 14 वर्षों में कम से कम 11 वर्ष वो भारत में रहा हो या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन कोई सर्विस करता रहा हो। फिर अगली कंडीशन क्या है कि उसका कैरेक्टर कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। फिर कंडीशन क्या है, अगली कंडीशन कि 8th शेड्यूल में जितनी भी लैंग्वेज प्रेस्क्राइब्ड हैं, जितनी भी दिखी हुई हैं, उनमें से किसी एक का कम से कम उसको नॉलेज होना चाहिए, वो बोल सकता हो। ठीक है ना? और लास्ट बात कि उसका इंटेंशन हो इंडिया में रहने का, और इसके लिए उसको अपना एक सर्टिफिकेट प्रदान करना पड़ेगा। समझ रहे हो कि नहीं? अच्छा, एक और चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है कि अगर ये चीज़ें नहीं भी हैं, इनमें से कोई कंडीशन फॉलो ना हो रही हो, इनमें से कोई कंडीशन फॉलो ना हो रही हो, फिर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यह अधिकार है कि वो ऐसे किसी व्यक्ति को जिसने साइंस में, आर्ट में, लिटरेचर में, पीस में, ह्यूमन राइट्स में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करके दिखाया हो, ऐसे व्यक्ति को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्वेच्छा से नागरिकता प्रदान कर सकती है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? बोलो तो नहीं? क्या क्या हमने बोले? एक एक कर बोलो, पहले तो साइंस, फिर आर्ट, फिर चलो ठीक है, ध्यान रखो साइंस ऐसे याद किया करो, जल्दी याद हो जाएगा। कला, साहित्य, विज्ञान और दर्शन। ठीक है ना? तो कला मीन्स आर्ट, साहित्य मीन्स लिटरेचर, विज्ञान मीन्स साइंस, दर्शन मीन्स फिलोसफी। उसका शांति मतलब पीस के क्षेत्र में उसने अच्छा काम किया हो। और सबसे लास्ट एक वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होना चाहिए, है ना, मतलब ह्यूमन राइट्स के लिए उसने कार्य किया हो। तो इस 6 कंडीशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर ध्यान में देती है तो ऐसे किसी व्यक्ति के लिए इनमें से अगर कोई कंडीशन नहीं भी होती तो वो इसको नागरिकता प्रदान कर सकती। ठीक है, आप नोट कर लो जल्दी से। ठीक है, जैसे हम पहला पॉइंट नोट करेंगे तो नोट करना चालू कर देना। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या बताया मैंने?
वह व्यक्ति, तो देखो ये सारी कंडीशन हो गई, एक बार हम रिकॉल कर दे रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति जिसको नेचुरलाइजेशन प्रोसेस से इंडिया की नागरिकता लेनी है, तो वो किसी ऐसे देश का नागरिक नहीं होना चाहिए जहां पर भारतीय को नागरिक बनने से रोक दिया जाए। दूसरी कंडीशन कि अन्य किसी देश की नागरिकता उसने पहले से ही त्याग दी हो, क्योंकि भारत में सिंगल सिटीजनशिप है और वो अन्य किसी देश का नागरिक तो यहाँ कैसे हो सकता है, तो उसको छोड़नी पड़ेगी नागरिकता। तीसरी कंडीशन, डेट ऑफ एप्लीकेशन के 12 महीने से लगातार भारत में रह रहा हो या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सर्विस कर रहा हो। इसी के साथ एक पॉइंट कि डेट ऑफ एप्लीकेशन से 14 वर्ष में, डेट ऑफ एप्लीकेशन से पूर्व 14 में से कम 11 वर्ष भारत में रहा हो या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सर्विस की हो। उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए। फिर अगली कंडीशन, 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं में किसी एक भाषा का ज्ञान होना चाहिए। और लास्ट, उसको ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होता है दैट ही वांट्स टू लिव इन इंडिया, ही इंटेंड्स टू बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, कि वो भारत का नागरिक बना रहना चाहता है और वहाँ रहेगा भी। ठीक है ना। इसके बाद हमने क्या बताया कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने आर्ट, साइंस, फिलॉसफी, लिटरेचर, पीस एंड ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार, हिंदी में जिसको लिखना है वो लिख सकता है, कला, विज्ञान, दर्शन, साहित्य, शांति और मानव अधिकार, इन 6 क्षेत्रों में उसने एस्टिंग्विश परफॉर्मेंस दी हो, है ना, एक उत्कृष्ट कार्य किया हो। तो ऐसे व्यक्ति के लिए इन कंडीशंस की आवश्यकता नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे तो ऐसे किसी व्यक्ति के आवेदन करने पर उसको नागरिकता प्रदान कर सकती। वो क्लेम नहीं कर सकता कि वो बन ही जाएगा, है ना, और ऐसा व्यक्ति क्लेम करता भी नहीं है जल्दी, है ना, क्योंकि वो समझदार होता है। फिलहाल इसको नोट कर लो। तो ये कंडीशन है कि कैसे देशीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्रदान प्राप्त की जा सकती। क्लियर, नोट कर लो। ये सभी लिख लिए 6 पॉइंट कि अगर इन क्षेत्रों में किसी ने उत्कृष्ट या सराहनीय कार्य किया है उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये सारे ही प्रोविजंस बाईपास कर सकती, सरपास कर सकती है। ठीक है ना, सरपास कर सकती, सॉरी, सरपास करने वाला होता है अनदेखी कर देना। ठीक है ना, और उसको भारत का नागरिक बनाया जा सकता है। पीछे कोई लड़की बात कर रही है, हमें लग रहा है। ये कौन लड़की है पीछे जो बात कर रही? क्यों भाई, बात कर रही हो तुम? कोई बात नहीं करेगा? पता है मुझे। देखो अगला पॉइंट देखो, जो कि क्या है, सेक्शन 7। तो सेक्शन 7 है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ टेरिटरी। ठीक है ना, और ये क्या है, सेक्शन 7 सिटीजनशिप एक्ट का। तो सेक्शन 7 बताता है कि किस प्रकार से अगर कोई टेरिटरी भारतीय राज्य क्षेत्र का हिस्सा बनना चाहती है तो उसके सम्मेलन से, उसके समावेशन से, उसकी समाविष्टि से उस जगह के भारत लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकती है। जैसे मान लो सिक्किम हमारे यहाँ शामिल हुआ, कौन सा संविधान संशोधन हुआ था पारस? 35वां। कब? 1974 में। तो 35वां संविधान संशोधन 1974 में किया गया, आर्टिकल 2A जोड़ा गया, हम पढ़ा चुके हैं पहले ही। और सिक्किम के लोगों को मतलब एक कोऑर्डिनेट स्टेट का दर्जा दिया गया उनको, ठीक है ना, कि हमारे ये सह राज्य का दर्जा दिया गया। उसके बाद 36वां संविधान संशोधन 1975 में किया गया, आर्टिकल 2A उससे रिमूव कर दिया गया और जितने भी लोग सिक्किम के थे उनको भारत का नागरिक मान लिया गया। तो एक तरह से क्या किसी टेरिटरी का इनकॉर्पोरेशन नहीं हुआ इंडियन टेरिटरी में, भारतीय राज्य क्षेत्र का हिस्सा बन गए ना वहाँ के लोग। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करेगी, संसद डिसाइड करेगी कैसे वो भारत का नागरिक हो सकते हैं, क्योंकि इस पर पूरा अधिकार किसका है? संसद को, है कि नहीं है? संसद के पास विशेष अधिकार है कि वो नागरिकता कानून बना सकती। समझ गए मेरी बात सभी लोग? अब मान लो कि कभी भारतीय सेना पीओके में घुस जाए,
है ना, हमारा ही तो है कभी ना कभी वो, हमारा नहीं था क्या? उस पर अगर मान लो कभी पीओके भारत का हिस्सा बन जाए तो वहाँ के नागरिकों को क्या होगा? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट मीन्स पार्लियामेंट डिसाइड करेगी कि वहाँ के नागरिकों के साथ क्या होगा, मतलब वहाँ के नागरिकों को किस प्रकार से नागरिकता प्रदान की जानी, ठीक है ना। उनकी नागरिकता के सारे पॉइंट्स बनाने का अधिकार एकमात्र किसके पास है? पार्लियामेंट के पास, संसद के पास, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ टेरिटरी, ठीक है। इसको ऐसे नोट कर लो, पॉइंट हो गया, सेक्शन 7 है। नोट कर लिया सभी ने? देखो भाई, तो ये 5 तरीके हो गए भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के, एक्वायर करने के। तो जिस प्रकार से एक्विजिशन के 5 प्रोसेस हैं, उसी प्रकार से छिन जाने के 3 प्रोसेस हैं, ठीक है ना। 3 तरीके से किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। क्या क्या है वो तरीके? तो ध्यान रखना, लिख लेना, लॉस ऑफ सिटीजनशिप, ठीक है ना। तो कैसे कैसे लॉस हो सकता है, हमने बताया था। पहला क्या होता है? रेनंसिएशन। सेकंड क्या होगा? टर्मिनेशन और डेप्रीवेशन। तो ये क्या है? रेनंसिएशन, टर्मिनेशन, डेप्रीवेशन। तो रेनंसिएशन में क्या होगा? व्यक्ति अपनी इच्छा से क्या करता है? रेनंसिएशन में क्या करता है? वो व्यक्ति एक डिक्लेरेशन प्रदान करता है। सुनो, हाँ त्याग करना हुआ, वो एक डिक्लेरेशन देगा कि हमें भारत का नागरिक अब नहीं रहना, ठीक है ना। और वो डिक्लेरेशन जैसे ही प्रोवाइड कर देगा, जैसे तुम ही हो, तुम्हें नहीं भारत का नागरिक रहना, तुम यूएसए जाना चाहती हो मानवी, है ना। तो तुम क्या कहो? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाओगी, कहोगी क्या कि हमें भारत की नागरिकता नहीं चाहिए, अब हम रेनंसिएट कर रहे हैं इसको। तो तुम एक डिक्लेरेशन प्रदान करोगे एफिडेविट में लिख के और उनको प्रोवाइड कर दोगे, तुम्हारी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, ठीक है ना। तो कुल मिला के इसमें करना क्या होता है? व्यक्ति क्या करता है? मेक्स अ डिक्लेरेशन, वो घोषणा करता है कि मुझे भारत का नागरिक अब नहीं रहना। टर्मिनेशन में क्या होता है? टर्मिनेशन में व्यक्ति अपनी इच्छा से नागरिकता को छोड़ देता है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? कुछ गड़बड़ हो गई क्या? हाँ ठीक है, देखो टर्मिनेशन में क्या होगा? अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता अगर प्राप्त कर लेता है, वॉलंटरली एक्वायर कर लेता है किसी अनदर कंट्री की सिटीजनशिप को, तो उसकी नागरिकता अपने आप ही टर्मिनेट हो जाती है, क्योंकि भारत में सिंगल सिटीजनशिप है ना। ये पॉइंट ध्यान रखो। तो क्या हो जाएगा? वॉलंटरली acquires the citizenship of another country। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? डेप्रीवेशन में क्या होता है? डेप्रीवेशन में क्या करते हैं? देखो यहाँ पे वॉलंटरली होता है, और डेप्रीवेशन में क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही टर्मिनेट कर देती है कंप्लीटली, है ना। तो इसमें क्या होता है? टर्मिनेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। समझ जाओ ना क्या लिखा है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी इच्छा से किसी भी व्यक्ति की नागरिकता को टर्मिनेट कर सकती है, समाप्त कर सकती है, लेकिन इसके कोई ग्राउंड्स होने चाहिए ना कि भाई क्यों मेरी नागरिकता समाप्त कर दी। तो इसके कंडीशन क्या है कि व्यक्ति अगर फ्रॉड करता है, अगर किसी व्यक्ति ने फ्रॉड किया, उसने जो भी दस्तावेज दिए थे उनमें उसने फ्रॉड करके कुछ गलत लिख दिया पॉइंट, ठीक है ना, तो तब तो नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन जैसे ही बात डिस्क्लोज होगी, तुरंत उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। दूसरी चीज क्या? क्या? डिसलॉयल। वो देश के प्रति कैसा रहा हो? डिसलॉयल रहा हो, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट, शत्रु से संपर्क किया हो। मेरा समझ रहे हो कि नहीं? उसने किसी शत्रु से संपर्क किया हो, भारत की कोई जानकारी दी हो या कुछ भी किया हो, तो कम्युनिकेटेड विद एनिमी,
तो ऐसे व्यक्ति की टर्मिनेट कर सकती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिटीजनशिप, है ना, इसको रेनुंसिएशन बोलते हैं। और फोर्थ पॉइंट क्या होता है, मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने देशीकरण से नागरिकता प्राप्त की है, ठीक है ना, और नागरिकता प्राप्त करते समय ही उसको 2 साल की जेल हो जाए। नागरिकता प्राप्त की उसने, आज उसको नागरिक बनाया गया और उसने कुछ ऐसा कांड कर दिया और उसको जेल होगी 2 साल के लिए, कम से कम 2 साल की जेल हो गई। तो ऐसे व्यक्ति की नागरिकता को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद ही टर्मिनेट कर देती। इसको क्या बोलते हैं, डेप्रिवेशन। तो जेल में रहा हो 2 वर्ष नागरिकता प्राप्त करने के बाद, ठीक है ना, जैसे उसको नागरिकता प्राप्त हुई, ठीक है ना, 2 साल हुए नहीं थे अभी नागरिक बने और उसको क्या हो गई, जेल। तो ऐसे व्यक्ति अगर जेल हुई जाके तो सीधे सीधे उसकी टर्मिनेट कर दी जाएगी, है ना, और इस टर्मिनेशन को क्या बोला जाएगा, डेप्रिवेशन। तो ये 3 पॉइंट थे जिस तरह से सिटीजनशिप का लॉस हो सकता है। तो हमने सिटीजनशिप के सारे पॉइंट पढ़ा दिए हैं, तुम लोग को आ भी गए होंगे। अगर फिर भी किसी कुछ पूछना हो तो नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो, ठीक है ना। अगली बार हम लोग क्या पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 पढ़ेंगे, ठीक है, नोट कर लो सभी लोग। सीए समझना है तो ठीक है, सीए तुम लोग के क्लास कोर्स में तो पार्ट में है नहीं, ठीक है, इसके बाद हम पढ़ा देते हैं सीए, ठीक है, नोट कर लो इसको जल्दी से। मिलते हैं अगली क्लास में फिर।